बोए जाते हैं बेटे पर उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में पर लहलहाती हैं बेटियां। जी। एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। ये कहा गया है कि अगर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है तो वो बहुत बेहतर तरीके से सीख सकता है। जो नंदा जात है वो हर गांव इलाके की उससे ऊपर वाले क्षेत्र में जाती है, वो उसको ससुराल मानते हैं। चार दिन स्वामी मी मैं तूड़ा जायोलो, रात दीना गौरा त्योरो कानू मैं तो होयो। जब किसी लेखक की रचना किताबों के पन्नों से निकलकर राष्ट्रीय पुरस्कार तक पहुंच जाए तो वह सिर्फ एक रचना ही नहीं रहती बल्कि समाज की आवाज बन जाती है। हमारी खास सीरीज लेखक और लेखनी में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ लेखक डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी। उनके लिखे एक नाटक पर आधारित गढ़वाली फिल्म ढोली को हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत हो या सामाजिक संरचना, हर पहलू को अपने लेखन से धार दी है। आज हम उनसे जानेंगे उनके साहित्यिक सफर के बारे में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। शुरुआत हम आपके साहित्यिक यात्रा से ही करते हैं। किस तरह से आपने अपने साहित्यिक यात्रा की शुरुआत की? 4 दशक से आप लिखते आ रहे हैं, कैसे शुरुआत हुई? साहित्यिक यात्रा की शुरुआत काफी देर से हुई, ऐसा मैं कह सकता हूँ। पहली संभवतः पहली कविता मेरी तब मैं एमए में था, उस वक्त मैंने लिखी थी और छपी थी वो स्थानीय लोकल अखबार में। उसी बीच मैं इस कॉलेज की पत्रिका में होता है कि बच्चों का अपना कुछ लिखने का देने का शौक, तो एक मेरा यात्रा संस्मरण छपा था जब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ता था। तो यहाँ से शुरुआत हुई। तो शुरुआत ये कह सकते हैं गांव में, इंटर तक तो ऐसा कुछ, इंटर मैंने ज्योतिर्मठ से किया, जिसको पहले जोशीमठ कहते थे। मेरा गांव मतलब मैं बॉर्डर इलाके का हूँ, ज्योतिर्मठ विकास खंड, जिसको पहले पेनखंडा पट्टी बोलते थे। तो और गांव भी हमारा उधर ही है, तो कोई ऐसा माहौल परिवार में भी नहीं था लिखने का, पढ़ने का तो था ही। लेकिन जब मैं गोपेश्वर आया डिग्री कॉलेज में तो होते हैं हर जगह स्कूल में कुछ लिखने पढ़ने वाले, तो मुझे लगा कि लिखना भी एक चीज होती है जी। तो फिर मैंने एक आध कविताएं लिखी, अखबारों में दी, तो छप गई, तो उससे होता है वो, तो छात्र जीवन में बड़ा उत्साह बना। तो यहाँ से हल्का फुल्का सिलसिला चल पड़ा। तो कविता आपने बताई कि आपने पहली कविता जब लिखी थी, तो कुछ चंद लाइनें अगर आपको याद हो तो। ये अब उस वक्त की मुझे ज्यादा तो नहीं, एक कविता मेरी छपी थी तब, वो काफी लोगों ने पसंद की थी छात्र जीवन में बेरोजगारी पे हो, कि बसंत की बहार हो, सावन की बौछार हो, तब तक क्या मजा है यारो जब तक बेरोजगार हो। ये इस तरह की कुछ थी तो बंदिया। तो जब एक दो छपी, अब मुझे उस वक्त अच्छा पहली कविता संभवतः ये थी मेरी, इस पहाड़ में जी। अतुलनीय है प्रकृति संपदा इस पहाड़ में, आओ थोड़ा घूमे देखें इस पहाड़ में, ऐसे देवभूमि में छपी थी प्यार से। शुरुआत कविता से हुई जी। फिर कई वर्षों तक कविता लिखता रहा। फिर कुछ कविताएं मेरी ठीक ठाक बाद में मैगजीन में भी छपी, जैसे बेटियां सीरीज से मेरी कविता काफी चर्चित हुई है। बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। मैं उस पर भी बात करने ही वाली थी। क्योंकि सबसे चर्चित आपकी वो रही है, तो वो आपसे हम जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, तो वो एक असल में बेटी शीर्षक से जी। मेरी 8 कविताओं की सीरीज थी, तो उनमें से लगभग सभी कविताएं समय समय पर छपती रही। तो 3-4 कविताएं लोगों ने ठीक ठाक पसंद की, जिसमें ये कविता काफी वायरल हुई थी। वो कविता इस तरह से है। बोए जाते हैं बेटे पर उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में पर लहलहाती हैं बेटियां जी। एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, जीवन तो बेटों का है पर मर मिटती हैं बेटियां। तो ये इस तरह का था। इसी सीरीज से एक दूसरी कविता थी, वो भी लोगों ने पसंद की थी, कि पिछले कुछ वर्षों से किसी ने नहीं चाहा कि हमारी बेटियां हों। पिछले कुछ वर्षों से किसी ने नहीं चाहा कि हमारी बेटियां हों, और इस तरह हमने मनुष्य के
समूल विनाश की कल्पना कर दी, और इस तरह हमने मनुष्य के समूल विनाश की कल्पना कर दी। मगर इसे रोक दिया है बेटियों ने, खुद ब खुद पैदा होकर, अनचाहे पैदा होकर। ये ठीक है। तो ऐसी थी 8-10 कविताओं की सीरीज। और आपने भाषा पे भी काफ़ी काम किया है, हिंदी और गढ़वाली काफ़ी उसमें आपने काम किया, उस पर काफ़ी किताबें भी लिखी हैं। तो भाषा की अगर हम बात करते हैं तो आप किस तरह से देखते हैं कि आज हमारी जो गढ़वाली है या क्षेत्रीय और भी भाषाएं हैं, जौनसारी हैं, कुमाऊनी हैं, इनको किस तरह से बचाया जा सकता है या क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं इसको बचाने के लिए? ये असल में मैं शिक्षा विभाग में रहा और SCERT में रहा मैं, और वहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्षेत्रीय भाषाओं पे और बच्चों की मातृभाषाओं पर बहुत काम जोर हुआ दिया है। गया है। जी, इस शिक्षा की दृष्टि से जितने भी नए रिसर्च हुए हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर मातृभाषाओं में शिक्षा दी जाती है, अभी जो सोनम वांगचुक जी जी, का जो चल रहा है, तो उन्होंने भी मातृभाषा पे बहुत अपना उनका दृष्टिकोण है। तो ये कहा गया है कि अगर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है तो वो बहुत बेहतर तरीके से सीख सकता है। अब उत्तराखंड में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है आज भी। यहाँ पर लगभग 17 कुल मिलाकर के जी, टोटल, अगर मैं शिक्षा की दृष्टि से बात करूं जी, तो 18 भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। 18 भाषाएं, जिसमें 14 या 15 कुछ इसमें ऊपर नीचे है, ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं। क्षेत्रीय भाषाओं का मतलब हो गया ऐसी भाषाएं जो सिर्फ उत्तराखंड में बोली जाती है। बाकी जैसे पंजाबी है, उर्दू भाषी पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, बांग्ला भाषी बच्चे भी जी, हैं, सभी जगह बोले तो जाते हैं। ये तो मानक भाषाएं हैं, ये देश के दूसरे प्रांतों में बोली जाती है। नेपाली भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, तिब्बती बोलने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन ये मानक भाषाएं हैं। 13-14 ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अब चैलेंज ये था कि इसका मतलब ये हो गया कि हमको इन 14 भाषाओं में बच्चों को शिक्षा मुहैया करानी है। तो ये एक चैलेंजिंग चीज़ है, लेकिन ये असंभव नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा में हमको थोड़ा सा अपने जो आधारभूत हमारा ढांचा है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करने पड़ेंगे, जी, और ये बहुत संभव है। और चैलेंजेस जैसे आपने कहा, तो चुनौतियां तो सभी उसमें है। नया, अब आप देखिए ना, दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है। अभी 2 साल पहले किसी ने नहीं सोचा कि AI का इतना होगा दुनिया में खड़ा होगा। जी, तो आज AI हमारे लिए एक चुनौती है। डिजिटल माध्यम से जी, शिक्षण, जी, जब ये नया आया, अब हम धीरे धीरे इसके वो हो रहे हैं, इसके माध्यम से हम शिक्षण दे पा रहे हैं। लेकिन जब नया नया आया, इसके माध्यम से शिक्षण देना, अगर नहीं दिया तो हम शिक्षा की दौड़ में दुनिया से पिछड़ जाएंगे। दें तो कैसे देंगे? कैसे दें? चुनौतियां हर क्षेत्र में, तो वैसे इस क्षेत्र में भी है, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण की चुनौतियां। लेकिन कोई चुनौती ऐसी नहीं होती है जिसको स्वीकार न किया जा सके। इसको बहुत अच्छे से किया जा सकता है, और पूरी यहाँ की क्षेत्रीय भाषा और हमारे लिए जो एक बहुत ज़रूरी है, और ये पूरे लोगों को ये मानस निर्माण हो जाना चाहिए इस बात का कि हमारी मातृभाषाएं सब की सब बचनी चाहिए। और जब तक हम इसको बेहतर तरीके से नई पीढ़ी को नहीं सौंपेंगे तो ये भाषा आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी। वो एक भाषा एक हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमको मानना चाहिए। जी, आपने अभी प्रारंभिक दौर से शिक्षा देने की बात कही, तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी हमारे यहाँ अमर उजाला में भी खबर छपी है कि हमारी जो भाषा है, उसको लेकर अभी जो साहित्यकार हैं गणेश कुकसालगणी जी, उन्होंने भी और कई जो साहित्यकार हैं उन्होंने मिलके कोर्स की बुक्स तैयार की थी बच्चों के लिए, जो प्रारंभिक मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए था, और वो प्रशासनिक स्तर पर ही कराया गया था। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां रही और अभी तक वो किताबें नहीं लग पाई हैं कोर्स में। तो किस तरह से इस चीज को देखते हैं आप कि कैसे सरकार इसको बढ़ाए? अब वो असल में हम लोगों ने भी की थी SCERT में, जी, पाठ्य पुस्तक है। वो नीतिगत सवाल है, ये मतलब नीति पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा। पाठ्यक्रम
आपको जो एक प्रक्रिया होती है, पाठ्यक्रम लागू करने की भी एक प्रक्रिया होती है ना, उसके लिए आपको बोर्ड से भी सहमति लेनी पड़ेगी, फिर परीक्षा प्रणाली का विकास करना पड़ेगा। तो ये एक शासन विभागीय प्रक्रिया जी, है। जी। तो विभागीय स्तर पर इसका निर्णय होना, अगर ये निर्णय हो जाता तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, वो निर्णय नहीं हो पाया असल में, जी। इसलिए वो लागू नहीं हो पाई है। जमनदास ढोली, वो तो एक कैरेक्टर है, पर जो ढोल वादक हैं, उनको लेकर आपने इसमें लिखा, उनको उनकी उपेक्षाओं को लेकर उनको कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो ये जमनदास ढोली जो नाटक है, इसको लिखने का आपको कैसे प्रेरणा मिली? हाँ, वो एक चीज़ मैं थोड़ा करेक्ट कर दूँ, जमनदास ढोली को पर जो फ़िल्म बनी है ढोली जी, नाम से, जी, ढोली। उसको नेशनल अवार्ड मिला है। जी, जी। और ये नाटक असल में, एक तो मैं चमोली में रहा, गाँव में रहा मैं हमेशा, तो आपको सभी लोग विज्ञ हैं कि ढोल पहाड़ के जीवन का, जी। एक लोक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। हम लोगों ने ये हारमोनियम, तबला वगैरह ये सब बहुत बाद में देखे, ढोल पहले देखा। ढोल पहले। मतलब होश संभालते ही ढोल के जो ताल हैं, वो सभी पहाड़ियों के अंतर्मन में समा जाते हैं। और सिर्फ ये मनोरंजन का वाद्य नहीं है, ये पूजा का वाद्य, अनुष्ठानों का वाद्य, पूरे रिचुअल बिना ढोल के वहाँ पे संपन्न नहीं जन्म होते से हैं। लेकर मृत्यु तक। कोई जन्म किसी का हो गया, उत्सव हो रहा है, ढोल बजता है, मृत्यु हो गई, मृत्यु पर भी ढोल बजता है। ये पूरे पहाड़ों में कहीं है ये परंपरा, अभी भी कहीं खत्म हो गई है। बाकी खुशियों के मौके पर तो बजता ही है। देवता नाचेगा तो ढोल में नाचेगा, वो तबले में नहीं नाचता है कोई भी देवता हमारे यहाँ, ढोल पे नाचेगा, तबला बजेगा, उसमें देवता नहीं आएगा। तो ये यात्रा होती है, वो ढोल के साथ यात्रा होती है। तो ये था मन में, और इस पर मैंने पहले शुरू में तो, बल्कि मेरा एक बहुत 95 में 96 में अमर उजाला में ही छपा था एक ढोल पे, ढोल वादकों पे जी। उसके बाद कुछ एक लेख इत्यादि छपे मेरे। तो इन लेखों के को लिखने के सिलसिले में मैं ढोल वादकों से बातचीत करके, मेरे पास कुछ सूचनाएं, कुछ जानकारियाँ, उनकी दिक्कतें, फिर होता है ना ध्यान में चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सब मेरे पास जानकारियाँ थी। फिर एक विडंबना, आप और हम सभी जानते हैं कि वाद्य इतना पवित्र, इतना महत्वपूर्ण, लेकिन वादक इतने हाशिए पे। तो ये एक हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना थी। तो ये नाटक लिखने के, अच्छा दूसरा ये था कि जैसे एक हमने लेख लिख दिया तो ऐसा लगता था चलो संतुष्ट होगी, या एक किताब लिख दी। लेकिन कई बार मेरे उसमें ये आता था कि यार ये ढोल परफॉर्मिंग आर्ट है, ये कुछ इस पे ऐसा लिखा जाए कि, और फिर आज का समय जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि नए बच्चे, नए लोग विजुअल माध्यम से जानकारियां ग्रहण कर रहे हैं, विजुअल माध्यम से सूचनाएं ले रहे हैं, विजुअल माध्यमों से ही प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं जी। तो विजुअल माध्यम बहुत सशक्त माध्यम है परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर के। तो ये था कि इस पे कुछ नाटक जैसा कुछ लिखा जाए, तो मैंने कोशिश की। तो ये नाटक लगभग मेरा 12-13 में तैयार हो गया था। इसमें एक तो वही है कि ढोल की महत्ता क्या है हमारे समाज में, लेकिन ये जो जमनदास ढोली जो कैरेक्टर है, अब फिर ये हुआ कि जब मैं ये नाटक लिख रहा था, उससे पहले मैंने ढोल पर कई डॉक्यूमेंट्री, कुछ छोटी फिल्में देखी, कुछ साहित्य पढ़ा ढोल को लेकर के। तो लगभग वो भी अपनी जगह पर है। सभी में ढोली को बहुत ही उस स्थिति में दिखाया गया है, दयनीय स्थिति में जी। वो है एक्चुअल स्थिति, गाँव में आज है भी ऐसा। लेकिन एक सवाल ये भी था दिमाग में कि कुछ हम ऐसे चरित्र को लें अपने समाज, चाहे वो काल्पनिक हो, हालांकि काल्पनिक नहीं है जी, जो सशक्त हों। जैसे आज के समय में कुछ हमारे ऐसे ढोल वादक हैं जिनको आप बहुत, जिन्होंने काफी आगे तक बढ़ गए हो, तो ढोल के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक भी काम किया है। तो वैसी कैरेक्टर है इसमें जमनदास ढोली। तो ढोल के माध्यम से वो अपनी ताकत बनाता है, संगीत सीखता है, उसको सही तरीके से परफॉर्म करता है, उसका जो स्टाइल है ऐसा कुछ डेवलप करता है। तो ये सब ताने बाने से नाटक बना। तो इस नाटक पे ये 2016 में टाउन हॉल में इसका मंचन भी हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद इस पे फिल्म बनी।
और आज ये राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है, तो कह सकते हैं कि सभी जो हमारे ढोल वादक हैं उनके लिए भी एक बहुत सम्मान की बात है कि आज बिल्कुल। उनकी जो मेहनत है उसको भी लोग जान रहे हैं। हाँ, पूरे उत्तराखंड के हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए सम्मान की बात है कि इस विषय पर बनी फिल्म और को खास नेशनल बात ये अवार्ड भी कि मिला। वो गढ़वाली फिल्म बिल्कुल, हमारी गढ़वाली बनी, भाषा हमारी में। भाषा में। हमारी भाषा भी एक तरह से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने नंदा देवी जो हैं हमारे उत्तराखंड की, उन पर भी कई शोध किया है। उनकी कई तरह की जात जो होती हैं या कई तरह के जो उत्सव मनाए जाते हैं, उस पर भी कई शोध आपने किए। तो उसमें किस किस तरह के उत्सव होते हैं और कौन कौन सी इसमें जात होती हैं, थोड़ा इसके बारे में? ये असल में उत्तराखंड में जो नंदा की परंपरा है, जी। ये बहुत पुरानी और बहुत विस्तृत है। नंदा, ऐसा मेरा मानना है, हालांकि अभी धीरे धीरे ये चीज़ें बदल रही है, लेकिन नंदा यहाँ की एक लोक देवी है, क्षेत्रीय देवी है। जी। ये भारत में, हिंदुस्तान में इस तरह की परंपरा है पूरे ही देश में कि एक तो सनातन धर्म है, उसके देवता है, और फिर प्रत्येक क्षेत्र के अपने क्षेत्रीय देवता भी क्षेत्रीय हैं, वो सभी रीजन में है। तो ऐसे उत्तराखंड में भी है। तो इसी तरह नंदा देवी यहाँ की एक मातृ देवी है, क्षेत्रीय देवी। तो और इसका क्षेत्रीय देवी और देवताओं का हालांकि बहुत छोटा और सीमित क्षेत्र भी होता है, लेकिन नंदा का एक विस्तृत टेरिटरी है। जी। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, हिमालय पूरे बेल्ट में नंदा की पूजा परंपरा है। और इसको जो इतिहासकार कहते हैं, काफी पुराने समय से भी इसको माना जाता है। वेदों में, पुराणों में, मार्कंडेय पुराण में, दुर्गा सप्तशती में, देवी भागवत में इसका उल्लेख मिलता है। यद्यपि ऐसा भी हो सकता है कि वो नंदा कोई और हो सकती है, क्योंकि उसमें खाली नाम का उल्लेख है। जी। हमारे पास तो पूरी एक परंपरा है। और अब नंदा को असल में नंदा शब्द जो है, नंदा राजजात से ज्यादा चर्चा में आया ना, क्योंकि राजजात एक चर्चित यात्रा होती है, खूब सारा। अगले साल होनी भी है, अगले साल उत्तराखंड होनी में है। नंदा। लेकिन नंदा की परंपरा बहुत फैली हुई है, बहुत विस्तृत है। नंदा के यहाँ पर उत्सव भी होते हैं। जी। नंदा की वार्षिक यात्रा भी होती है, हर साल यात्रा होती है नंदा की। जी। नंदा की पाती भी होती है, जिसको पाती कहते हैं। और राजजात तो है ही नंदा के। नंदा के अनुष्ठान भी हैं, नंदा के मेले भी हैं, देवी के जागर भी हैं, नंदा देवी के गीत भी हैं, थड़िया, मतलब जो अभी ये बात कर रहे थे आप। नंदा से संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं, नंदा से संबंधित बहुत सारे किस्से हैं, नंदा विषयक कई लोक कथाएं प्रचलित है। और बाकी तो सब लोग जानते हैं कि नंदा के नाम से यहाँ पे पहाड़ भी है, तो तालाब भी है, तो नंदी कुंड भी है, तो नंदा देवी पर्वत भी है, तो नंदाकिनी भी है। तो मतलब बहुत सारा नंदा यहाँ पर काफी, नंदा की परंपरा की काफी गहरी जड़ है। और ये जो नंदा जात जिसको कहते हैं, जात का मतलब गढ़वाली में यात्रा ही होता है। आमतौर पर लोग नंदा जात यात्रा बोलते हैं ना। तो नंदा जात की भी विविधतापूर्ण परंपरा है। एक तो राजजात है, सब लोग जानते हैं, 12 या उससे अधिक वर्षों में राजजात होती है। वार्षिक जात होती है जो कुरूर से जाती है, हर साल बैदनी जाती है। उसके साथ साथ उत्तराखंड के बहुत सारे गांवों से अपने अपने क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में जाती है, बुग्यालों में। अच्छा। मतलब हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे नंदा आमतौर पे जो मुख्य जागर है, उसमें नंदा का मैत रिसासो, जन्म स्थान रिसासो कहा गया है, उसके लिए रिसासो नाम आता है जागरों में। और ससुराल कबिलास, जागरों में उल्लिखित जो कबिलास है वो वाला कैलाश नहीं है। अच्छा। ये अपने अपने कबिलास हैं यहाँ। अब ये जैसे जो जोशीमठ में जहाँ का हूँ मैं, वहाँ की जो नंदा जात है वो हर गांव इलाके की उससे ऊपर वाले क्षेत्र में जाती है, वो उसको ससुराल मानते हैं। मंदाकिनी घाटी वाले जहाँ जात लेकर के जाएंगे, जहाँ की यात्रा करने जाएंगे, उसको ससुराल मानेंगे।
और जो जाते हैं गांव वाले उसको मायका मानते हैं। यानी प्रत्येक गांव यहाँ पर अपने आप को नंदा का मायका मानता है, मैती मानता है। और बुग्याली क्षेत्र, ऊंचाई वाला क्षेत्र जहाँ ब्रह्म कमल होते हैं, जहाँ जात स्थल जिसको कहते हैं, वो ससुराल वाला क्षेत्र है। तो ये विविधतापूर्ण परंपरा, आप पर्टिकुलर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साहब ये स्थान नंदा का ससुराल है और ये स्थान नंदा का मायका है। जैसे मायके से ससुराल तक की यात्रा होती है, मायके से ससुराल तक के प्रत्येक गांव के लोग यहाँ पर नंदा को अपनी ध्यान मानते हैं। ध्यान माना ब्याही गई बेटी, जो मायके में ध्यान कहलाती है, ससुराल में नहीं कहलाती है। मायके जब आती है तो उसको ध्यान बोलते हैं और उसका बड़ा सम्मान है गढ़वाल कुमाऊं की परंपरा में। तो ये इस तरह का नंदा का एक विस्तृत सा परंपरा उत्तराखंड में। आपकी एक किताब भी थी चांचड़ी झमाको, इसमें गीत और नृत्य हैं उत्तराखंड के जो फेमस हैं और तमाम मौकों पर जो नृत्य हैं किए भी जाते हैं। तो चांचड़ी झमाको में क्या खास है? ये चांचड़ी जो शब्द है, ये शब्द उत्तराखंड में गीत के लिए भी प्रयोग किया जाता है और नृत्य के लिए प्रयोग किया जाता है। कई बार लोग ये पूछते हैं यार चांचड़ी क्या है, गीत है कि नृत्य है? तो कई यहाँ पर बहुत सारी विधाओं के लिए एक संज्ञा का प्रयोग होता है। ये और जगह भी है, जैसे कई बार 10 आदमियों के एक ही नाम होता है, एक उत्तर का, एक दक्षिण का है, पूर्व पश्चिम का है, लेकिन नाम एक ही है, वो हिंदी भाषी लोगों का जी। वैसे ही यहाँ पर कई विधाओं के लिए एक ही संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। तो ये चांचड़ी एक नृत्य फॉर्म भी है, यानी जो हाथ पकड़कर आप देखते होंगे गोल घेरे में लगभग उसको नाचते हैं, तो उसको चांचड़ी, थाड़िया, झुमेलो जी और भुएनी, इस तरह का नाम है, अलग अलग नाम है। एक ही नृत्य के इतने कई नाम है। हाँ, मतलब ये अलग अलग नृत्य नहीं है। कई बार इससे भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लोग बोलते हैं यार ये चांचड़ी क्या है, अथड़िया क्या है फिर जी, और दाकुड़ी क्या है। तो ये एक ही नृत्य के अलग अलग नाम है और यही चांचड़ी नाम गीतों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें जो गीत गाए जाते हैं, चांचड़ी नृत्य के साथ जो गीत गाए जाते हैं उसको चांचड़ी गीत बोलते हैं। अच्छा, तो ये इसका मतलब चांचड़ी गीत भी है और नृत्य गीत भी है। तो जब हम चांचड़ी, अगर हम कहेंगे कि भाई अगर संदर्भ नृत्य का है तो हम कहेंगे चांचड़ी गीत नृत्य है जी, और अगर गीत का है तो हम कहेंगे चांचड़ी नृत्य गीत है। तो ये नृत्य गीत भी है और गीत नृत्य भी है चांचड़ी। तो अब इस किताब में इसके दोनों पक्षों पर कोशिश की मैंने प्रकाश डालने की कि जी, पहले जैसे नृत्य लिया कि चांचड़ी नृत्य आमतौर पे किसको कहते हैं, तो ये वही है कि जो गोल घेरे में नाचा जाता है आमतौर पे और लगभग घूमते हैं उसमें। ये नृत्य का ये मोटा फॉर्म है, लेकिन फिर इसमें जैसे विविधता, जैसे कोरियोग्राफी होती है जी, हर कलाकार हर क्षेत्र में इस नृत्य में कुछ विशिष्टताएं शामिल हो जाती हैं। कुछ किस क्षेत्र में कुछ विशिष्टता होती, कहीं कुछ विशिष्टता होती है। तो ये सब लगभग एक चांचड़ी थाड़िया एक कोटि के, एक प्रजाति भी इसको कह सकते हैं, एक ही तरह के नृत्य है ये। और दूसरा पक्ष आता है इसका गीतों का। तो इस नृत्य के साथ, चांचड़ी नृत्य के साथ जो गीत गाए जाते हैं उसको आमतौर पर हम चांचड़ी गीत, थाड़िया गीत या नाचड़िया गीत बोल देते हैं। जोड़ा भी लगभग इन्हीं को कहा जाता है। यद्यपि कुछ लोगों का ये मानना है कि जोड़ा अलग होता है, लेकिन अलग वगैरह नहीं होता है, ये उसी का एक नाम है, उसी प्रारूप का। थोड़ा सा इसमें, अब इसमें एक इस तरह का भी एक सवाल आता है ना कि जैसे गोल घेरे में हम नाच रहे हैं जी, ठीक, अब हम गए जोशीमठ में, देखा हमने चांचड़ी नृत्य, फिर हम आए श्रीनगर पौड़ी में, वहां भी गोल घेरे में नाच रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें पकड़ अलग है। माना हमने यूं हाथ पकड़ा हुआ है, जोशीमठ में यूं हाथ पकड़ा हुआ है, तो पौड़ी में जैसे यूं पकड़ दिया। तो हमारे सामने ये सवाल उठता है कि सिर्फ हाथ की पकड़ के आधार पर हम इसको अलग नाम दे देंगे जी,
ये साहित्य में, नृत्य में ये चलता रहता है। थोड़ा इस तरह की विविधता है, हमको इस नृत्य को इसी रूप में जानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि इसमें ये इस तरह की इतनी विविधताएँ हैं। हाथ की पकड़ में विविधताएँ हैं, पैर के संचालन में विविधताएँ हैं, गीतों में बहुत सारी वैरायटी है। बावजूद इसके इस नृत्य पे सारे क्षेत्र, पूरे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लेकर अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर से लेकर और चमोली तक ये नृत्य होता है और क्षेत्रीय विविधताओं के साथ होता है। और इसके साथ जो गीत गाए जाते हैं वो चांचरी गीत कहलाते हैं। गीत के नाम। और ये गीत कोई बहुत अलग तरह के नहीं होते, ये गीत सब उसी तरह के होते हैं जिस तरह के आमतौर पर लोकगीत होते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ताल इस तरह की होती है कि ताकि नृत्य किया जा सके। लेकिन हाथ और पैरों के संचालन, हाथ पकड़ने का तरीका जैसे आपने बताया, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पर ये नृत्य हो रहा है। हाँ, यस, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ये हर क्षेत्र में हाथ पकड़ने की एक अलग रूप होता है जी। जैसे आपने, अगर कभी आप बागेश्वर और इधर के जो मेले होते हैं, यहाँ का आप चांचरी देखना, चांचरी बोलते हैं वहाँ पे, तो वो एक कंधे में रखते हैं हाथ। अच्छा। एक महिला का हाथ यूं कंधे में और दूसरा यूं पकड़ेगी उसको। इसमें मैंने मेंशन किया है, स्केच भी बनाए हैं। वैसी अगर आप चमोली में देखेंगे तो चमोली में कंधे में हाथ रखते हैं। वैसे आप पिंडर वैली में देखेंगे तो यूं हाथ पकड़ते हैं, ऐसा करते। तो हाथों की पकड़ में काफी विविधता मिलती है। वो जौनसार में जो तांदी जिसको नृत्य बोलते हैं, उसमें भी एक हाथ की पकड़ में विविधता है। वैसे थोड़ी बहुत हमको पैरों के संचालन में भी विविधता देखने को मिलती है। तो ये विविध प्रारूप है, इसके विविध संस्करण है, लेकिन है ये मूल रूप में एक ही कोटि का नृत्य जी। और ऐसे गीतों में भी है थोड़ी बहुत विविधता। आपको जरा कुमाऊं में थोड़ा अलग तरह के मिलेंगे, चमोली में थोड़ा अलग मिलेंगे, उत्तरकाशी में कुछ और तरह के मिलेंगे। तो विविधतापूर्ण गीत नृत्य है। जब हम जागर की बात करते हैं तो हम देखते हैं अमूमन लोग यही समझते हैं कि जागर देवताओं को अवतरित करने के लिए गाए जाते हैं, जबकि एक इसकी वृद्ध संस्कृति है, परंपरा है जागर की। तो किस तरह के और जागर होते हैं? ये जैसे मैंने अभी कहा, जागरों में सब कुछ है जी। सृष्टि की उत्पत्ति है, संध्या वर्णन है, सुबह का वर्णन है, दिया जलाने का है। उसी तरह देवता नचाने के भी होते हैं जागर, वो भी एक अंग है। और जागर जो संज्ञा है, जागर जो शब्द है, जैसे चांचरी का कहा मैंने, चांचरी शब्द गीत के लिए भी यूज होता है और नृत्य के लिए प्रयोग होता है। वैसे जागर शब्द जो है एक अनुष्ठान का नाम भी है जी। जिसमें देवता गाया जाता है, जिसमें गीत गाए जाते हैं, जागर गाए जाते हैं और देवता अवतरित होते हैं। उस वाले अनुष्ठान के लिए, उस वाली पूजा प्रक्रिया के लिए को भी जागर शब्द कहा जाता है कतिपय क्षेत्रों में। तो जैसे जागरों में नृत्य करना, जागरों में दीपक जलाना, जागरों में बीच में वाद्य यंत्र बजाना, उसी तरह जागरों के माध्यम से देवता को भी अवतरित किया जाता है। ये भी होता है जागर। नंदा देवी शिव से मायके जाने के लिए अनुमति मांग रही है, तो जागरों में इसे इस तरह गाते हैं। चार दीना स्वामी मी मैं तूड़ा जायो लो, चार दीना स्वामी मी मैं तूड़ा जायो लो। शिव जी कहते हैं, रात दीना गौरा त्योरो कानू मैत होयो, रात दीना गौरा त्योरो कान मैत होयो, स्यूनी को सिंदूरा तू सुकणनी देंदी, स्यूनी को सिंदूरा तू सुकणनी देंदी। इस तरह से संवाद है ये। तो फिर अंत में शिव जी इजाजत दे देते हैं। इसी तरह जैसे जब विवाह होता है, जैसे मैंने कहा कि विवाह में
शिव और नंदा के विवाह में जब शिव जी बारात लेकर के आते हैं ऋषासौ में, तो नंदा की माता मैणावती देख रही है कि भाई वर नारायण कौन होगा, कितना सुंदर होगा, कैसा है वर नारायण। तो ऐसा सुंदर सा वर नारायण के वेश में वो किसी को नहीं देखती है मैणा। तो वो फिर नारद से पूछती है। तो ये जागरों में इस तरह गाते हैं इसको। बतो नारद को मेरा धिया को जवाई च, को मेरा धिया को जवाई च। नारद कहता है, जेकी होली बागंबर छाला, सो तेरा धिया को जवाई च, सो तेरा धिया को जवाई च। तो ऐसे संवाद में फिर मांगलों में बहुत विस्तार से जागर में गाते हैं इसको। फिर मैणावती कहती है, बतो नारद को मेरा धिया को जवाई च, जेकी होली मुंडों की माला, सो तेरा धिया को जवाई च। अब ये सुन करके मैणावती बहुत दुखी हो जाती है कि अब वो सोचती है कि मेरी बेटी नंदा इतनी सुंदर, और ये जो वर नारायण है ये तो बागंबरधारी राख जिसने लगा रखी है, ऐसा है। तो वो फिर अपनी बेटी के पास जाती है, बहुत दुखी होती है, उससे बोलती है कि तू अपना रूप छुपा दे। तो ये जागरों में इस तरह के मैणावती कहती है, तो इस तरह से इसको गाते हैं। जा मेरी रूपीणा, जा मेरी रूपीणा, रूप लूके देई, रूप लूके देई, तब जानी गौरा दीपाल कंडाला, तब जानी गौरा दीपाल कंडाला, पहलू रूप दौरी प्योली फूली गई, पहलू रूप लुकाई प्योली फूली गई, दूजू रूप धोरी बुरासी फूली गई। इसी तरह फिर तीजा रूप, चौथा, बहुत फूलों का इसमें वर्णन आता है। इसी तरह एक जैसे मैंने कहा कि इसमें संध्या वर्णन, रात्रि का वर्णन, तो एक संध्या वर्णन का 2 पंक्तियां सुना रहा हूँ मैं। इसको अलग अलग धुनों में, जो मैं ये धुन बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि पूरे उत्तराखंड में इन्हीं धुनों में गाते हैं, बहुत विविधता है धुनों में भी जी। संध्या वर्णन का है। धारू मूड़ी घाम गाड़ू पौड़ी छाया, धारू बूढ़ी घाम गाड़ू पौड़ी छाया, पूरब को दीन पश्चिम निभीगे, पूरब को दीन पश्चिम निभीगे। तो नंदा की, जागर की बात हुई, आपके नाटक की भी बात हुई, कई किताबें आपने लिखी हैं, तो अब नया क्या हमारे बीच आप ला रहे हैं? अभी तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, जागरों का लिप्यांकन पे जी। अभी तो संग्रह और संकलन का काम किया था मैंने। अब ये जो संग्रह ऑडियो फॉर्म में मैंने संकलित किए थे,
उनका एक तो लिप्यांकन कर रहा हूँ। और नंदा की परंपरा पर, क्योंकि ये बहुत विस्तृत है, इसमें बहुत आयाम है इसके। नंदा जागरों के भी छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया ना, छोटे छोटे जी अंतर कथाएं हैं इसमें जागरों में। जैसे एक प्रसंग, अलग अलग प्रसंग है इसके। जैसे एक प्रसंग है, आपने रूपकुंड झील का नाम सुना होगा सभी जी लोगों ने, और वहाँ में नर कंकाल, अस्थि कंकालों की जी बात भी सुनी होगी। तो जागरों में ये कहा जाता है, नंदा की परंपरा और नंदा के गीतों में ये कहा जाता है कि कन्नौज के एक राजा थे जसधौल, जी जिसको इतिहासकार यशोदल या यशधवल इस तरह कुछ लिखते हैं। और वो नंदा के बड़ी बहन बालम्पा के पति थे और राजा थे वहाँ के। तो वो एक बार नंदा, अब ये जागरों में गाया जाता है, ये भी एक कथा आती है जी कि नंदा एक बार कैलाश से कोई बहुत अच्छा सा राज देखती है, तो पूछती है कि ये कौन सा है, तो शिव जी बताते हैं ये तेरे जीजा जसधौल का राज है। तो फिर वहाँ जाती है, फिर वहाँ से अपनी दीदी से बोलती है कि मुझे आधा राज पैछा दे दे। पैछा एक शब्द है गढ़वाली का, जिसका मतलब होता है कि जितना आपसे लिया मैंने, कुछ दिन बाद ठीक मैं उतना ही आपको वापस दूंगा, देंगे। वापस दूंगा। तो वो कहती है भाई राज ऐसा नहीं होता राजे की जो पैसा दिया जाए, तो कुछ ले ले, धन संपत्ति वगैरह वगैरह। तो नंदा को लगता है यार ये मुझे ऐसा सोच रही है कि, तो फिर वो उसको साथ देती है, नाराज हो जाती है वो। फिर उसके बाद जो है, अब साप मुक्ति के लिए, दोष मुक्ति के लिए वो यात्रा करता है जसधौल अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ। जी और फिर वहाँ बैदनी से होते हुए वो रूपकुंड में जाता है। तो वहाँ पे जोरा गली एक स्थान है, वहाँ पे वो लोग ठहरे हुए होते हैं। पाता नचौड़िया में वो पहले, मतलब इसमें इन जागरों में ये है कि जसधौल जो है ऐशो आराम के साथ अपने पूरे लाव लश्कर के साथ यात्रा कर रहा था। मतलब धार्मिक यात्रा नहीं थी वो, जी उसका टूरिज्म था एक तरह से, गलत तरह से स्थानीय परंपराओं और पर्यावरण और मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए वो यात्रा कर रहा था, ऐसा कहा जाता है। उल्लेख आता है जागरों में। और इससे जो है देवी रुष्ट हो जाती है, वन देवियां रुष्ट हो जाती है कि यार ये तो यहाँ के मर्यादाओं के विरुद्ध यात्रा कर रहे हैं, प्रकृति और वनस्पति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे नृत्य करते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, जबकि ऊंचाइयों पे वाद्य यंत्र बजाना वर्जित है परंपरा अनुसार। तो उससे जब वो नृत्य करते हैं तो नृत्य दल को नर्तकियों को पत्थर बना देती है। वो पाता नचौड़िया एक स्थान है, उस दिन से उसको पाता नचौड़िया कहा जाने लगा, ऐसा जागरों में आता है उल्लेख। फिर वो आगे, तब भी वो उनका ऐशाराम और हुड़दंग बंद नहीं होता है। तो उसके बाद फिर मौसम खराब होता है, बर्फीला तूफान आता है। वो जागरों में है कि यूं का बड़ा बड़ा लुएड़ा बरसाया, गोले, बर्फ के गोले जो लोहे की तरह शक्त थे, लोहासार ओला जी लोहासार असीर्ण, ओले के लिए असीर्ण शब्द प्रयोग किया गया है। और उससे जो है वो पूरा जसधौल का जो यात्रा दल है वो खत्म, मर जाता है, नष्ट हो जाता है, वो रूपकुंड में समा जाता है। तो वो जो अस्थि कंकाल नंदा के मिथक के अनुसार, इन जागरों के अनुसार वो अस्थि कंकाल उस यात्रा दल के। बाद में उसमें रिसर्च हुई, रिसर्च में भी मोटा मोटा ये सहमति बनी कि 700-800 साल पहले के वो नरकंकाल हैं। और जागरों में भी इस तरह का विश्वास है कि ये यात्रा उस दौर में आई थी। तो ये भी है जागरों में। तो जागरों में ऐसा है, वो एक जागर जो शब्द है ना, वो अलग अलग तरह के उसमें प्रयोग किया जाता है, सिर्फ नंदा के जागर नहीं है, नंदा तक ही सीमित है। मतलब नरसिंह के भी जागर होते हैं, नगेलों के जागर होते हैं, सिद्ध विद्या के जागर होते हैं। तो इन्हीं पर अभी आप काम कर रहे हैं? तो अभी मैं नंदा की परंपरा पे काम कर रहा हूँ। वो जो उसके विविध आयाम है जी, अलग अलग, जैसे मैंने कहा ना, नंदा से संबंधित लोक कथाएं हैं, नंदा से जो उपकथाएं हैं, उसके किस्से हैं जी। तो ये इस पे कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बुलाया जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी। ऐसी ही और शख्सियतों के साथ आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।